स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने गौड़ जनजातियों का सामान्य परिचय देखा था, ठीक है। उनकी उपजातियों के बारे में पढ़ा था। जो आज की क्लास है उसमें हमें पढ़ना है उनकी शारीरिक संरचना, उनकी सामाजिक संरचना, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, उनका निवास स्थल कैसा होता है, उनमें धार्मिक मान्यताएं कौन कौन सी व्याप्त है, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शारीरिक संरचना के बारे में। तो शारीरिक संरचना में उनकी सबसे बड़ी चीज कि उनका जो चेहरा होगा वो चौड़ा होता है। चौड़ा चेहरा, कद छोटा, काला रंग त्वचा का होता है, बाल सीधे होते हैं, चपटी नाक होती है, बड़ी होती है और ओंठ मोटे होते हैं। ये उनका फिजिकल अपीयरेंस होता है। चौड़ा चेहरा, काला रंग, चपटी नाक, मोटे ओंठ, छोटा कद और सीधे बाल, इस तरह का उनका फिजिकल अपीयरेंस होता है। अब बात करते हैं कि उनकी सामाजिक संरचना की। तो जो समाज होगा वो पितृवंशी होगा, पितृसत्तात्मक होगा। पितृवंशी अर्थात जो प्रॉपर्टी रहेगी पिता की वो पुत्र को दी जाएगी, ना कि पुत्री को दी जाएगी, समझ रहे, इसलिए उसको पितृवंशी कहा गया। पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ मैंने बताया था कि जो घर के निर्णय लेंगे वो घर का जो मुखिया होता, जो वृद्ध पुरुष होता है वो घर का मुखिया होता है और घर के लगभग सारे निर्णय उसी मुखिया के द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए समाज को कहा गया पितृसत्तात्मक समाज। इसके अलावा इनमें एक विवाह प्रचलित है, सामान्यता, लेकिन बहु विवाह को भी मान्यताएं दी गई हैं और विधवा विवाह को भी यहाँ पर उचित माना जाता है, ठीक है। इनमें एक प्रथा भी चलती है जिसे चूड़ी प्रथा बोला जाता है। जैसे यदि भाभी रहती हैं और उनका जो पति होते हैं वो यदि एक्सपायर हो जाते हैं तो चूड़ी पहनाकर देवर के द्वारा भाभी को अपना लिया जाता है, इसे चूड़ी प्रथा बोलते हैं। तो इस तरह से अनेक प्रथाएं भी होती हैं। इसी से संबंधित है कि विधवा विवाह, तो उसका भी प्रचलन इनमें बखूबी देखा जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी प्रथाएं भी हैं। इसके अलावा इनके निवास की बात करें तो सामान्यतः कौंड का अर्थ क्या होता है, मैंने बताया था। कौंड अर्थात पर्वत या पहाड़। तो पहाड़ों या पर्वतों में सामान्य तौर पर ये लोग रहते हैं। इनका निवास स्थान कहाँ पर है? पहाड़ों में, जंगलों में निवास करते हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसा देखा गया है कि मैदानी इलाकों में घास फूस के मकान बनाकर और जो स्पेशली लकड़ी के घर होते हैं उनको बनाकर यह मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो मैदानी क्षेत्रों में घास फूस व मिट्टी के घर बनाकर ये लोग रहते हैं। और सामान्य तौर पर कहाँ रहते थे? प्राचीन काल की बात है जब वो जंगलों में रहा करते थे, लेकिन वर्तमान में ना तो जंगल बचे हुए हैं, बहुत कम मात्रा में, और जो आदिवासी जनजातीय लोग वो भी कहीं ना कहीं शहरों की ओर आकर्षित हुए हैं, इसलिए जो उनके घर हैं वो काफ़ी विकसित हो चुके हैं पहले की अपेक्षा। अब बात करते हैं इनके पहनावे की। तो जो पुरुष होता है वो पहनता है सूती वस्त्र के कपड़े, कुर्ता हुआ। उसके अलावा जो नीचे पहनते हैं वो लंगोटी पहनते हैं और सिर पर पगड़ी, ये उनका सामान्य पहनावा है। बात करें महिलाओं की तो वो साड़ियाँ पहनती हैं, लेकिन जो साड़ियाँ पहनने की जो विशेषता है वो कमर के नीचे घुटनों तक ही पहनती हैं। तो घुटनों तक साड़ी पहनती हैं, वो भी चटक रंग की साड़ियों को पहना जाता है अधिकांशतः। अब बात करें आभूषणों की, अर्थात कौन सी ज्वेलरी पहनती हैं, तो ये जो ज्वेलरी होती है वो पीतल की होती है या मोती होते हैं जो, और मूंगा चट्टान भी होता है, पत्थर होता है, उनसे आभूषणों को बनाकर पहना जाता है, ठीक है। और इनमें गोदना, जो टैटू बनवाने का प्रचलन है, वो भी महिलाओं में काफ़ी प्रचलित है। अब बात करें भोजन की, तो इनके जो खान पान में प्रमुख भोजन है वो मांसाहार है। मांसाहारी क्योंकि जंगलों में निवास करते हैं, इसलिए आखेट करना, शिकार करना और मांस के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरी चीज, जो वनों में वनोपज होते हैं उनको एकत्रित करना, कंदमूल खाना, फल खाना, मोटे अनाजों का सेवन करना। मोटे अनाज की जो रोटी होती है, मक्का, ज्वार, इन सब की रोटी का सेवन करते हैं, ठीक है। इनमें पेय पदार्थ एक प्रचलित होता है, उसे बोला जाता है बन्ना। बन्ना पेय पदार्थ जो मोटे अनाजों से, स्पेशली मक्का वगैरह से जो पीसकर उनका रस निकाला जाता है, उसे बोला जाता है बन्ना। तो बन्ना पेय पदार्थ जो मोटे अनाजों से प्राप्त होता है, जो वनों में महुआ होता है उससे भी ये दारू का निर्माण करते हैं, जो देशी दारू होती है उसका सेवन इनके द्वारा किया जाता है। ये हो गई गौड़ जनजाति के लोगों की सामाजिक स्थिति कि वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, ठीक है। इसके पश्चात है उनकी आर्थिक स्थिति, अर्थात उनकी जो अर्थव्यवस्था चलती है वो किस पर आधारित होती है। तो इनका जो प्रमुख कार्य है वो है कृषि करना। सर्वप्रथम ये लोग स्थानांतरित कृषि करते थे, जिसे झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। तो स्थानांतरित कृषि जो करते थे उसे कहा जाता था बारी।
इन समुदाय में, इन जनजातीय समुदाय में जिस खेती का प्रचलन है उसे कहा जाता है बारी। बारी नामक कृषि की जाती है, स्पेशली उसमें सरसों, साग सब्जी और जो कोंदो अरबी होती है और आलू वगैरह इस तरह की जो सब्जियां होती हैं उनको उगाने का कार्य करते हैं बारी कृषि के अंतर्गत। तो कृषि एवं शिकार से ये अपना जीविका अर्जन करते हैं। ठीक है, अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? कृषि करके, और पशुपालन भी कहीं कहीं किया जाता है। तो पशुपालन हुआ, कृषि हुई, शिकार करना हुआ, जो वनोपज होती है उसका एकत्रित करना, उसको संग्रहण करना, वहाँ से जो बांस वगैरह होते हैं उनसे अनेक तरह की टोकरियों का निर्माण करना, रस्सी का निर्माण करना, तो इन सब से वो अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, वनोपज से टोकरी और रस्सी बनाकर उनको बेचकर भी यह अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात है इनकी धार्मिक स्थिति, अर्थात किस धर्म के अनुयायी होते हैं। सामान्यतः इनमें जो प्रमुख देवता है वो है दूल्हा देव। जो प्रमुख देवता हैं, जैसे भीलों के प्रमुख देवता थे राजा पंथा, इसी तरह से गौड़ जनजातियों के जो सबसे प्रमुख देवता हैं वो हैं दूल्हा देव। इसके अलावा बूढ़ा देव, बड़ा देव, नारायण देव, ठाकुर देव, नागदेव, इस तरह के जो अन्य देवता हैं इनका भी पूजन किया जाता है। इनमें जो ठाकुर देव होते हैं वो भूमि के देवता होते हैं। तो भूमि के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? ठाकुर देव की। ये लोग आत्मावाद अर्थात प्रत्येक जीव में किसी ना किसी तरह की आत्मा निवास करती है, इस तरह की जो सोच रखते हैं वो इनमें काफ़ी प्रचलित है। अर्थात इनमें जो धार्मिक स्थिति की बात करें तो यह आत्मावाद और तांत्रिक क्रियाओं पर आधारित होती है। आगे अब हम देखेंगे कि जो गौड़ जनजाति है उनकी संस्कृति कैसी है, अर्थात उनमें प्रचलित प्रमुख विवाह की प्रथाएं कौन कौन सी हैं, उनमें प्रचलित बोलियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं विवाह प्रथा। इनमें से जो विवाह की प्रचलित विधियां हैं उनमें सबसे पहली है दूध लौटावा विवाह प्रथा। दूध लौटावा विवाह में जो फुफेरे या मौसेरे या ममेरे भाई बहन होते हैं, सामान्यतः हिंदुओं में शादियां नहीं होती हैं क्योंकि गोत्र समान नहीं होना चाहिए, लेकिन इनमें बुआ और मामा के लड़का लड़की होते हैं, वो आपस में विवाह कर सकते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है दूध लौटावा विवाह। ठीक है, दूसरा है इसमें पायसोत्तर विवाह। अपहरण विवाह को पायसोत्तर या पायथोसुर भी कहा जाता है। तो पायथोसुर विवाह अपहरण विवाह जिसमें लड़की की रजामंदी से लड़के द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और विवाह संपन्न करा दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं पायसोत्तर विवाह। इसके पश्चात है पठौनी विवाह। दो तरह के विवाह होते हैं, पठौनी विवाह, चढ़ विवाह। चढ़ विवाह में घोड़ी पर चढ़कर लड़का वाला अर्थात बर पक्ष वधू के पास बारात लेकर जाता है, तो वो कहलाता है चढ़ विवाह। उसका विपरीत होता है पठौनी विवाह, अर्थात जो लड़की होती है वो बारात लेकर आती है लड़के के घर पर, उसे बोला जाता है पठौनी विवाह। उसके पश्चात है लमसेना विवाह, जिसमें घर जमाई बन के लड़के को ससुराल में घर जमाई बनकर रहना पड़ता है, उसे बोला जाता है लमसेना विवाह। विवाह के पूर्व ही जो लड़का होता है वो लड़की के यहाँ पर जाकर रहने लगता है और जो उनके वहाँ के घर परिवार के सदस्य होंगे उनकी सेवा करता है, तो इसे सेवा विवाह भी कहा जाता है। और जब विवाह संपन्न हो जाता है तो वो घर जमाई बन के वहीं पर रहता है, तो उसे बोला जाता है लमसेना विवाह। तो 5 तरह के विवाह जो प्रचलित हैं गौड़ जनजातियों में वो कौन कौन से हैं? दूध लौटावा विवाह, दूसरा है लमसेना, पायथोसुर, पठौनी और चढ़ विवाह। ठीक है, इसके पश्चात इनमें जो प्रचलित बोलियां हैं वो हैं गोंडी, गौड़ से हुआ गोंडी, और डोरली। 2 तरह की बोलियां हैं जो इनमें प्रचलित हैं। त्योहारों की बात करें तो प्रमुख है मेघनाद, प्रमुख त्यौहार है वो है मेघनाद। मेघनाद के बारे में ऐसा कहा जाता है, वैसे इनका उल्लेख अभी फिर से आएगा जब हम जनजातीय लोगों के लोक नृत्यों की बात करेंगे, तो उसमें प्रमुख जो लोक नृत्य हैं, लोक नाट्य हैं, लोक गायन हैं जो जनजातियों से संबंधित हैं उनका पुनः उल्लेख आएगा। तो इसमें जो प्रमुख है वो है मेघनाद। मेघनाद हुआ हरीटी, छेरता, मड़ई, बिंदकी, बकपंती, ज्वारा और नवाखानी, यह इनके प्रमुख त्योहार हैं और इन्हीं त्योहारों पर विशेष तरह के नृत्य किए जाते हैं जो लगभग इन्हीं के नामों पर रखे गए हैं। अब बात है प्रमुख नृत्यों की, तो जो जनजातीय नृत्य है सबसे प्रमुख गौड़ जनजाति का, जैसे भीलों का कौन सा था? भगोरिया लोक नृत्य, उसी तरह से गौड़ जनजाति का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है कर्मा। कर्मा से संबंधित प्रश्न आ चुका है। ठीक है, कर्मा एक स्त्री प्रधान नृत्य है। यह विश्व का
एकमात्र और प्रथम लोक नृत्य है जिसे गिनीज बुक में सम्मिलित किया गया है। जो गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड रहते हैं उसी में कर्मा लोक नृत्य को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। दूसरी बात, यह स्त्री प्रधान नृत्य है। यह विजयदशमी से प्रारंभ होकर जो हिंदू नव वर्ष होता है तब तक यह चलता है और इसमें जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है उसे बोलते हैं मांदर। ठीक है, मांदर वाद्य यंत्र पर स्त्रियों के द्वारा यह लोक नृत्य किया जाता है। इसके अलावा भी जो और हैं वो है सैला लोक नृत्य, सैला हुआ, दीवानी हुई, सुगा हुआ, एवल तवई हुई, बिरहा हुआ, इस तरह के जो लोक नृत्य हैं वो इन्हीं से संबंधित हैं। अब इनमें दाह संस्कार की जो प्रमुख पद्धतियां हैं उनके बारे में समझते हैं। इनमें जो बड़े लोग होते हैं, बड़े अर्थात जो बुजुर्ग होते हैं, उनका दाह संस्कार किया जाता है अग्नि में, जबकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सामान्यतः दाह संस्कार ना करके दफनाया जाता है। और मृत्यु गान के रूप में, अर्थात जब मृत्यु होती है तो उस समय जो गायन किया जाता है उसे कहा जाता है खहुल पाता। जो गौड़ जनजातियों के प्रमुख मृत्यु गायन हैं उसे कहा जाता है खहुल पाता। तो इनमें दोनों प्रथाएं प्रचलित हैं, दाह संस्कार भी है और दफनाने का प्रचलन भी है। तो छोटे बच्चों को दफनाया जाता है मृत्यु के पश्चात, और जो बड़े होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उन्हें स्पेशली क्या किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है। और उस समय जो गायन किया जाएगा मृत्यु गायन के रूप में, उन्हें कहा जाता है खहुल पाता। अब इनमें दो प्रमुख प्रथाएं प्रचलित हैं, एक है घोटुल प्रथा और दूसरी है टोटम प्रथा। सबसे पहले समझिए टोटम प्रथा क्या होती है। क्या होता है, जब जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं या घर का जो भी सदस्य होता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो मृत्यु स्थल होता है वहाँ पर चबूतरा बना दिया जाता है या विशेष तरह के पत्थरों से एक आकृति निर्मित की जाती है और लोग उसकी पूजा करते हैं। मैंने बताया था कि इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में, तो यह आत्मावाद पर आधारित होती है। तो ये लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य है या कोई भी इंसान है तो उसका किसी न किसी चीज़ों से संबंध रहा है आत्मीय रूप से। जैसे आपने देखा होगा कि जो हिंदुओं में यदि आप कुंडलियों का निर्माण करवाते हैं, जो कुंडली निर्मित होती है तो उसमें योनि लिखा होता है। जैसे मेरी योनि है कि मैं पिछले जन्म में सिंह था, शेर था, तो मेरी योनि क्या हो गई, सह योनि। सह योनि में मेरा जन्म हुआ था। तो जानवरों से, वृक्षों से या आत्मा का जो संबंध होता है उससे संबंधित जो आस्था होती है उसमें ये लोग विश्वास रखते हैं। ठीक है, और यह पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं। इसलिए जो मृत्यु हो जाती थी तो जो उनका प्रिय भोजन रहता था या उनका जो भी प्रिय सामान रहता था उनको दफनाने के साथ साथ उस भोजन को, उन चीज़ों को भी उस व्यक्ति के साथ दफनाया जाता था। तो इसे बोला जाता था टोटम प्रथा। इसलिए इनमें टोटम पूजा का भी प्रचलन है, अर्थात जो चबूतरे बना दिए जाते हैं बुजुर्गों के, उनको पूजा भी जाता है। तो ये हो गई टोटम प्रथा। दूसरी है वो है घोटुल प्रथा। घोटुल एक संस्था होती थी जिसमें अविवाहित युवक युवतियाँ होते थे और उस संस्था में इनके लिए यौन शिक्षा दी जाती थी और इस माध्यम से उन्हें जो विवाह से पूर्व प्रणय संबंध बनाने होते थे उसकी स्वतंत्रता होती थी इस वाली संस्था में। और इसी से संबंधित एक किताब भी बताई थी जिसका नाम है द मुरिया एंड देयर घोटुल। किसके द्वारा लिखी गई थी, एल्विन बेरियर के द्वारा। तो ये प्रथा उनमें प्रचलित है, घोटुल प्रथा और टोटम प्रथा। तो काफ़ी रोचक बातें हैं। जो अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कोल जनजाति के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।